चलिए बेटा, तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। इस लेसन का नाम आपको सबको अच्छी तरह से पता हो गया होगा अब तो, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और आज इस लैंगिक जनन वाले भाग का भाग 5वां है, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में हमने बात करी थी पराग कणों के बारे में, ठीक है। पराग कण वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था, या हम यूं कहें कि नर वाले भाग को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एक शॉर्ट रिवाइज इस बात के लिए कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कुछ नामों में, तो मैं एक बार वापस रिवाइज मार देता हूं सभी नामों में, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन रहे ना, ठीक है। देखो, हम नर भाग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक अब हमारे आने वाला है वो पुष्पीय पादपों के मादा भाग के बारे में आने वाला है। तो एक बार होल सोल नर भाग को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लाइट्स गई हैं तो देख लेते हैं, दिख जाएगा, है ना। चलिए भैया, तो हमने कहा था कि ये शाखा है और शाखा पर ये पुष्पासन है, और पुष्पासन पर इस तरह से नर जननांग लगे होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नर जननांग को कहा जाता है पुमंग, ठीक है। पुमंग में से एक पुमंग को हम अगर निकाल लें तो उसमें से एक इकाई, ये वाली एकल संरचना, ठीक है, ये कहलाती है क्या? पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग थे, पुतंतु और पराग कोश। फिर हमने बात करी थी पराग कोश के बारे में, ये था पराग कोश। और पराग कोश की जब अनुप्रस्थ काट हमने काटी थी तो हमने देखा था कि एक पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानियां मौजूद थी। इसके अंदर जब हम इसको काट कर देखते हैं, ठीक है, तो ये कहलाती हैं लघु बीजाणु धानी, ठीक है। तो कुल कितनी लघु बीजाणु धानियां होती हैं? 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, ठीक है। फिर प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या बन रहे होते हैं? लघु बीजाणु बन रहे होते हैं, ठीक है। शुरुआत में ये आपस में जुड़े होते हैं, 4 आपस में जुड़े होते हैं, 3 तो दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे, इसलिए कहलाता है चतुष्क। चतुष्क में से जब ये एक अलग हो जाता है तब ये एक संरचना कहलाती है क्या? लघु बीजाणु या परागकण, ठीक है। बस यही तक है परागकण के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, पुमंग, नरजननांग को पुमंग कहा जाता है। पुमंग की इकाई पुंकेसर। पुंकेसर में पराग कोश होते हैं, जिसके अनुप्रस्थ काट देखें तो उसमें 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। लघु बीजाणु धानियों में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु चतुष्क बनाती हैं। चतुष्क जब एक दूसरे से अलग हो जाता है, प्रत्येक चतुष्क के चारों लघु बीजाणु जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो लघु बीजाणु या परागकण कहलाते हैं। अब यही परागकण विकसित होता है नर युग्मकोद्भिद में। नर युग्मकोद्भिद कौन है? जो नर युग्मक बनाएगा, ठीक है। तो परागकण में जब विभाजन होता है, इसकी ये कोशिका विभाजन करती है एक ही कोशिका, तब 2 कोशिकाएं बनाती हैं, एक कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका। कायिक कोशिका और जनन कोशिका, ठीक है। ये जो संरचना बनी है, ठीक है, यही संरचना कहलाती है क्या? नर युग्मकोद्भिद। परागकण से क्या बनते हैं बेटा? नर युग्मकोद्भिद बनते हैं, ठीक है। तो नर युग्मकोद्भिद क्या है? एक द्विकोशिक संरचना है जिससे युग्मक का निर्माण होता है। कौन से युग्मक का निर्माण होता है बेटा? नर युग्मक का निर्माण होता है। क्लियर है? माय गॉड, ये तो पूरा ही, चलिए। तो नर युग्मकोद्भिद कैसी संरचना है? द्विकोशिकीय। और नर युग्मकोद्भिद में 2 कोशिकाएं होती हैं, बड़ी कोशिका कायिक कोशिका, छोटी कोशिका जनन कोशिका। यही नर युग्मकोद्भिद आगे चलकर नर युग्मक बनाता है। ये कायिक कोशिका और इसी में
जनन कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? नर युग्मक कहलाती हैं। तो यह है नर युग्मकोद्भिद, और इसी नर युग्मकोद्भिद से किसका निर्माण होता है? नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये नर युग्मक बनाने वाली जो संरचना है वो नर युग्मकोद्भिद है। ठीक है, दो कोशिकीय होती है नर युग्मकोद्भिद। और नर युग्मकोद्भिद किससे बनता है? लघु बीजाणु या परागकण से बनता है। लघु बीजाणु या परागकण किससे बनते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क से बनते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क किससे बनता है? अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। किसके अर्धसूत्री विभाजन से बनता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहां होती हैं? लघु बीजाणु धानी के अंदर होती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणु धानी के केंद्रीय भाग में होती है। लघु बीजाणु धानियां कहां होती हैं? 4 लघु बीजाणु धानियां पराग कोश के भीतर होती हैं। ठीक है, पराग कोश क्या है? पुंकेसर का ऊपरी भाग है। ठीक है, पुंकेसर क्या है? नर भाग पुमंग की इकाई है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब ये नर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, पुमंग की इकाई पुंकेसर, पुंकेसर में पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानियां, लघु बीजाणु धानियों के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु या परागकण में विभाजन से नर युग्मकोद्भिद, और नर युग्मकोद्भिद की जनन कोशिका में विभाजन से 2 नर युग्मक। ठीक है, यहां किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं बेटा स्त्री केसर में। आगे बढ़ जाएं क्या? कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। नहीं है तो मुझे ये बताओ कि क्लास कंटिन्यू रखें क्या? रोहित, आवाज नहीं आ रही बेटा, पूरा बोलो। स्पीकर ऑन करके 2 मिनट रुका करो, है ना बेटा? 2 सेकंड, सॉरी। हाँ सुदीप, क्या कह रहे हो बेटा? कंटिन्यू रहने दें? दिख जाएगा बेटा सब लोगों को? ठीक है बेटा, तो कंटिन्यू रखते हैं, कंटिन्यू रख लेते हैं बेटा क्लास, है ना? हो सकता है आ जाए लाइट्स। चलिए, तो मैं मिटा रहा हूं। यहां तो किसी को डाउट नहीं है? कभी डाउट आए तो ये वाली वीडियो देख लेना भाई। ठीक है, नर नर भाग के सब पूरी सारी चीजें हैं इसमें। थैंक गॉड। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? मादा भाग के बारे में। ठीक है, अब मादा भाग जो है उस मादा भाग को क्या कहा जाता है? आप सबको पता है, जायांग कहा जाता है। ठीक है, जो शाखा होती है, शाखा पर पुष्पवृंत, और पुष्पवृंत का अगली भाग पुष्पासन, और पुष्पासन पर यहां मौजूद होता है इस तरह का मादा भाग। ठीक है, इसकी इकाई, जायांग की इकाई क्या कहलाती है? स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मादा भाग को जायांग कहते हैं जिसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप होती है। ठीक है, अलग अलग पुष्पों में अंडपों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कुछ पुष्पों में केवल एक ही अंडप होता है, और कुछ पुष्पों में अंडप जो होता है वो एक से अधिक होते हैं। माने कि 2 हो सकते हैं, जैसे कि यहां दिख रहे हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर 2 है तो वो अवस्था कहलाती है द्विअंडपी। 3 है तो वो कहलाएगी त्रिअंडपी। 4 है तो वो कहलाएगी चतुरंडपी। 5 है तो पंचअंडपी, और उससे ज्यादा है तो बहुअंडपी। ठीक है, तो पुष्प यहां पर एक अंडपी पुष्प है, यहां पर द्विअंडपी पुष्प है, ऐसे फर्दर
मतलब त्रिअंडपी, चतुरंडपी, पंचंडपी और बहुअंडपी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और दूसरी जो पारिभाषिक शब्द आ जाता है कई जगहों पर, वो है कि कई मामलों में पुष्प में पाए जाने वाले एक से अधिक अंडक आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, माने कि वो एक ही भित्ति, एक संयुक्त भित्ति उन दोनों के बीच में, उन दोनों के अंडाशय के बीच में पाई जाती है। वृत्तिकाग्र भले ही अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां भी दो अंडक हैं और यहां भी दो अंडक हैं, दोनों ही अवस्थाएं द्विअंडपी हैं। लेकिन इनमें से एक स्थिति में दो अंडक एक दूसरे से विमुक्त हैं या अलग अलग हैं, और इस स्थिति में यहां पर दोनों ही अंडक आपस में जुड़े हुए हैं। अलग अलग होने की अवस्था को कहा जाता है वियुक्ता अंडपी। ठीक है, और एक साथ रहने वाली अवस्था को कहा जाता है युक्ता अंडपी। ठीक है, आगे बात समझे, तो दोनों ही द्विअंडपी हैं, लेकिन यहां है वियुक्ता अंडपी और यहां है युक्ता अंडपी। क्लियर है, तो हम केवल ये जो चीजें अभी तक हमने समझी है इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। मादा भाग को क्या कहा जाता है? जायांग कहा जाता है। जायांग की इकाई स्त्री केसर या अंडक होती है। अंडकों की संख्या के आधार पर पुष्प अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, एक अंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुरंडपी, पंचंडपी और बहुअंडपी। ठीक है, पुष्प में उपस्थित एक से अधिक अंडक आपस में एक दूसरे से अलग भी रह सकते हैं और एक दूसरे से संयुक्त भी रह सकते हैं। जब अंडक आपस में एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं तो इस अवस्था को वियुक्ता अंडपी अवस्था कहा जाता है, लेकिन जब अंडक आपस में जुड़े हुए होते हैं तो यह अवस्था युक्ता अंडपी कहलाती है। ठीक है, तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे अगले पूरे अंडक की संरचना के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप सब बच्चे, जायांग कोमा स्त्री केसर, जायांग कोमा स्त्री केसर कोमा गुरु बीजाणु धानी। तीन टॉपिक एक साथ डालेंगे बेटा। ठीक है, जायांग कोमा स्त्री केसर कोमा गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी के कोष्टक में लिखिएगा बेटा बीजांड। गुरु बीजाणु धानी के कोष्टक में लिखिएगा बीजांड। गुरु बीजाणु धानी के आगे कोष्टक में लिखिएगा बीजांड। ठीक है, चलिए तो लिखिए इसमें, पुष्प के मादा, पुष्प के मादा जननांग को, पुष्प के मादा जननांग को, या यूं लिखिए पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। जायांग की इकाई, जायांग की इकाई स्त्री केसर या अंडक कहलाती है। जायांग की इकाई स्त्री केसर या अंडक कहलाती है। जायांग की इकाई स्त्री केसर या अंडक कहलाती है। अलग अलग पुष्पों में, अलग अलग पुष्पों में जायांग, अलग अलग पुष्पों में जायांग एक अंडपी,
अलग अलग पुष्पों में जायांग एकंडपी, एकंडपी या बहुअंडपी, एकंडपी या बहुअंडपी। बहुअंडपी के कोष्टक में लिखिएगा बेटा बहु स्त्री केसर, बहु स्त्री केसर, बहु स्त्री केसर हो सकते हैं, हो सकते हैं। लिख लिया बेटा, हो सकते हैं। ठीक है भाई, आगे लिखिए। जब, ये तो बात समझ में आ गई। जायांग कहते हैं नर जन्नांग, सॉरी मादा जन्नांग को, उसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। ठीक है, जायांग एक अंडपी भी हो सकते हैं और बहुअंडपी भी हो सकते हैं। बहुअंडपी में सब आ गया, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुरंडपी, पंचअंडपी। ठीक है, बहुअंडपी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब जायांग बहुअंडपी अवस्था में होते हैं तो वो आपस में संयुक्त भी हो सकते हैं, सॉरी संयुक्त भी हो सकते हैं और विमुक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, संयुक्त वाली अवस्था को युक्तांडपी और वियुक्त वाली अवस्था को वियुक्तांडपी कहा जाता है। तो लिखिए आगे, एक से अधिक अंडप की स्थिति, एक से अधिक अंडप, यहां तक लिखो पहले, एक से अधिक अंडप, कोष्टक में लिखिएगा बहुअंडपी, एक से अधिक अंडप, कोष्टक में लिखिएगा बहुअंडपी, एक से अधिक अंडप, कोष्टक में लिखिएगा बहुअंडपी की स्थिति में, एक से अधिक अंडप, कोष्टक में लिखिएगा बहुअंडप की स्थिति में, बहुअंडप कोष्टक बंद करो, की स्थिति में, की स्थिति में अंडप आपस में, आपस में जुड़े हुए, जुड़े हुए हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं। इस अवस्था को, इस अवस्था को युक्ता अंडपी अवस्था कहते हैं, इस अवस्था को युक्ता अंडपी अवस्था कहते हैं, युक्ता अंडपी अवस्था कहते हैं। अथवा, अथवा ये अंडप एक दूसरे से, अथवा बहुअंडप यूं लिख लो, अथवा बहुअंडप एक दूसरे से, बहुअंडप एक दूसरे से स्वतंत्र भी रह सकते हैं, बहुअंडप एक दूसरे से स्वतंत्र भी रह सकते हैं। स्वतंत्र माने अलग अलग, चाहो तो कोष्टक में लिख लो, स्वतंत्र कोष्टक में लिख लीजिएगा, अलग अलग रह सकते हैं। यह अवस्था, यह अवस्था वियुक्ता अंडपी कहलाती है, यह अवस्था वियुक्ता अंडपी कहलाती है, या इस अवस्था को वियुक्ता अंडपी कहते हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? वियुक्ता अंडपी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो
जो एक अंडक होता है उसकी संरचना या स्त्री केसर की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट्स बार-बार में आ रही जा रही है भाई, हैं? दिख तो रहा होगा थोड़ा बहुत। भाई कह देना, नहीं तो कंटिन्यू रखें क्लास, नहीं तो ऑफ कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो हम बात करते हैं एक अंडक के बारे में, एक प्रारूपिक अंडक के बारे में। तो ये एक प्रारूपिक अंडक है, ठीक है? इस अंडक का ऊपरी भाग कहलाता है वृत्तिकाग्र, ठीक है? या स्टिग्मा, ठीक है? ये वाला हिस्सा जो पतला लंबी नलिकाकार हिस्सा है, ये कहलाता है वृत्तिका। ये पतली लंबी नलिका ये क्या कहलाती है? वृत्तिका। वृत्तिका का ऊपरी चौड़ा भाग क्या कहलाता है? वृत्तिकाग्र। और निचला ये जो फूला हुआ भाग दिख रहा है, ये कहलाता है अंडाशय, ठीक है? क्लियर है? और अंडाशय की भित्ति पर मौजूद होता है बीजांडासन या अपरा, ठीक है? ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है? और इसी अपरा पर मौजूद होता है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड। इसे क्या भी कहा जाता है? इसे बीजांड भी कहा जाता है। और एक और है गुरु बीजाणु धानी। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करता है बात, ठीक है? बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, ठीक है? क्लियर है? तो वापस देख लीजिए, जो एक अंडक होता है उसका निचला फूला भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय का ऊपरी भाग एक पतली लंबी नलिका के रूप में होता है जिसे वृत्तिका कहते हैं। और वृत्तिका का अग्र भाग कुछ फैला हुआ या चौड़ा कीप के आकार का होता है जिसे क्या कहा जाता है? वृत्तिकाग्र कहा जाता है। निचले फूले भाग अंडाशय पर की सतह पर अपरा या बीजांडासन होता है, जिस पर बीजांड या गुरु बीजाणुधानी लगी होती है, ठीक है? अब इस बीजांड या गुरु बीजाणु धानी को हम बाहर निकाल लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? ये बीजांड या गुरु बीजाणु धानी है। ठीक है? ये संरचना कहलाती है बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, ठीक है? ये नीचे की तरफ यहां पर होती है अपरा या बीजांडासन, ठीक है? अपरा या बीजांडासन से बीजांड का ये मुख्य भाग जिस व्रंत द्वारा जुड़ा होता है उसे कहा जाता है बीजांड व्रंत। किस नाम से जाना जाता है? बीजांड व्रंत के नाम से जाना जाता है। बीजांड व्रंत और ये मुख्य काय या मुख्य बॉडी मेन काय, ठीक है? जिस जगह पर आपस में जुड़े होते हैं, ये मुख्य काय है। यहां से लेकर यहां तक की ये संरचना मुख्य काय है, ठीक है? ये मुख्य काय और बीजांड व्रंत जहां एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं, वो स्थान कहलाता है नाभिक, ठीक है? तो नाभिक क्या है? वह स्थान है जहां पर बीजांड का मुख्य काय बीजांड व्रंत से जुड़ता है, ठीक है? आगे चलें। चलिए, तो जो मुख्य काय होता है वो मुख्य काय दोहरे आवरण से घिरी होती है या दोहरे आवरण पाया जाता है। दिख रहा है आपको ये दोहरा आवरण? ये दो आवरण, इसे कहा जाता है अध्यावरण। क्या कहते हैं इसे? अध्यावरण, ठीक है? तो बीजांड का जो मुख्य, ये पूरा बीजांड है, बीजांड का मुख्य भाग दोहरे आवरण से घिरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? अध्यावरण कहा जाता है।
ठीक है, चलें आगे। बीजांड के मुख्य काय में एक जगह या एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है। दिख रहा है आपको ये जगह? अध्यावरण अनुपस्थित होता है। इस स्थल को क्या कहते हैं? इस स्थल को बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। क्लियर है? बीजांड द्वार के ठीक विपरीत बीजांड का जो हिस्सा है, ये बीजांड का द्वार, और इसके ठीक विपरीत वाला ये हिस्सा, ये भाग कहलाता है निभाग या चलाजा। निभाग या चलाजा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये नाभिक है और ये निभाग है। ठीक है, आगे चलें। जो बीजांड का मुख्य काय अध्यावरण से घिरा होता है, उसका अंदरूनी भाग, ये ब्लू कलर का जो एरिया आप देख रहे हैं, इस ब्लू कलर के एरिया को कहा जाता है बीजांड काय। क्या कहा जाता है? बीजांड काय। ठीक है, क्लियर है भाई? तो वापस देखिए, जो बीजांड होता है वो बीजांडासन पर लगा होता है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांडासन से या अंडाशय से जिस भाग से जुड़ा होता है, उसे बीजांड व्रंत कहा जाता है। बीजांड का व्रंत बीजांड के मुख्य भाग से जिस जगह पर जुड़ा होता है, वो जगह नाभिक कहलाती है। ठीक है, बीजांड का मुख्य भाग दोहरे आवरण से घिरा होता है, जिसे अध्यावरण कहते हैं। बीजांड के मुख्य भाग में वह स्थान जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत बीजांड का भाग निभाग या चैलाजा कहलाता है। क्लियर? बीजांड के अध्यावरण से घिरा बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है। ठीक, तो अपरिपक्व अवस्था में बीजांड इस तरह से दिखाई देता है। फिर हम बात करेंगे कि परिपक्व अवस्था में किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आई? पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं इसे? बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। क्लियर? चलें, चलिए तो बात कर लेते हैं अपन संरचना के बारे में एक अंडक की। ठीक है, तो पैरा चेंज कीजिए। अगर वो वाले डायग्राम में आपने बनाने हैं तो चित्र के लिए जगह छोड़ दो, वैसे उसके लिए जरूरत तो नहीं है, एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा वो डायग्राम, लेकिन फिर भी आप जगह छोड़ दें बेटा, है ना? वो एक अंडपी, द्विअंडपी, युक्तांडपी, वियुक्तांडपी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जगह छोड़ दें और जगह छोड़ के आगे लिखें बेटा। लिखिए, तो प्रत्येक स्त्री केसर या अंडप में कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। तो लिखिए जरा, प्रत्येक स्त्री केसर या अंडप में 3 भाग होते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर या अंडप में 3 भाग होते हैं। एक के नीचे एक लिखो, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका तथा अंडाशय। सॉरी, एक के नीचे एक लिखना। नंबर 1 वृत्तिकाग्र, नंबर 2 वृत्तिका और नंबर 3 अंडाशय। वृत्तिकाग्र, वृत्तिका तथा अंडाशय। वृत्तिकाग्र, वृत्तिका तथा अंडाशय।
लिख लिया बेटा? अब चाहे तो हम इसे हेडिंग में लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी हेडिंग नहीं देती इसको। तो फिर हम ऐसा करते हैं, चलिए हेडिंग टू हेडिंग लिखिए। व्रतिकाग्र लिखिए सबसे पहले। व्रतिकाग्र। इसमें लिखिए व्रतिकाग्र स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग है। अब बार बार लिखाने की जरूरत नहीं ना बेटा कि स्त्री केसर या अंडप, एक ही बात है। व्रतिकाग्र स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग है, सबसे ऊपरी चौड़ा भाग है, सबसे ऊपरी कुछ चौड़ा भाग है। ठीक है। अच्छा, यही चौड़ा भाग क्या करता है, इसी पर आकर परागकण गिरते हैं, है ना? तो हम यूं कह सकते हैं कि ये ऊपरी चौड़ा भाग पराग कणों के लिए अवतरण मंच का कार्य करता है। ठीक है। अवतरण मंच माने कि शुद्ध हिंदी वर्ड है, तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को डाउट हो तो फिर थोड़ा सा उसे वो करें। चलिए, तो लिखिए, कहां तक लिख लिया? स्त्री केसर का सबसे ऊपरी चौड़ा भाग क्या कहलाता है? वृत्तिकाग्र कहलाता है। यह पराग कणों के लिए, यह पराग कणों के लिए अवतरण मंच का कार्य करता है। यह पराग कणों के लिए अवतरण मंच का कार्य करता है। ठीक है बेटा। अगला हेडिंग डालिए, वृत्तिका। अगला हेडिंग डालिए बेटा, वृत्तिका। इसमें लिखिए स्त्री केसर के, स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र से नीचे का भाग, स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र से नीचे का भाग, वृत्तिकाग्र से नीचे का भाग एक पतली लंबी नलिका के रूप में होता है। एक पतली नलिका रूपी होता है, एक पतली लंबी नलिका रूपी होता है, जिसे, जिसे वृत्तिकाग्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? वृत्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है। चलिए, तीसरा हेडिंग डालिए बेटा, अंडाशय। इसमें लिखिए बेटा, स्त्री केसर का सबसे निचला भाग, स्त्री केसर से का सबसे निचला भाग फूला हुआ होता है, फूला हुआ होता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। फूला हुआ होता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई मेन मुख्य संरचना। अब अंडाशय के अंदर क्या मौजूद होता है बेटा? बीजांड। तो अब हम पैरा चेंज करके अब बीजांड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पैरा चेंज कीजिए और इसमें लिखिए अंडाशय में। हाँ बेटा, सुदीप बोलो बेटा। स्पीड कम रखूं? अच्छा। हाँ, तो मैं बीच बीच में कह देता हूँ ना बेटा कि लिख लिया क्या, तो कह दिया करो नहीं लिखा है ना, और कम कर दूंगा स्पीड, है ना? लिखिए बेटा। पीछे तो नहीं रहे, लिख लिया सबने? चलिए आगे लिखिए बेटा। अंडाशय में, अंडाशय में गुरु बीजाणुधानी या बीजांड उपस्थित होता है। अंडाशय में गुरु बीजाणुधानी या बीजांड उपस्थित होता है। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड उपस्थित होता है।
यह बीजांड यह बीजांड अंडाशय की सतह यह बीजांड अंडाशय की सतह पर उपस्थित अंडाशय की सतह पर उपस्थित अपरा या बीजांडासन अपरा या बीजांडासन अपरा या बीजांडासन से जुड़े होते हैं। ठीक है, अपरा या बीजांडासन से जुड़े होते हैं। देखा बेटा? चलिए, तो ये संरचना होगी किसकी? स्त्री केसर की। ठीक है, अब संरचना की इसके बारे में बात करेंगे, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में। ठीक है, तो आप चाहें तो ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद जगह छोड़ दें और ये डायग्राम बनानी है और अगला हेडिंग डालें गुरु बीजाणु धानी या बीजांड। चित्र के लिए जगह छोड़ दे बेटा और अगला हेडिंग डालिए गुरु बीजाणु धानी या बीजांड। ठीक है भाई, तो लिख लें गुरु बीजाणु धानी या बीजांड के बारे में। लिखिए, गुरु बीजाणु धानी या बीजांड। लिखिए, गुरु बीजाणु धानी या बीजांड गुरु बीजाणु धानी या बीजांड बीजांड वृंत की सहायता से बीजांड वृंत की सहायता से अपरा द्वारा जुड़े होते हैं। बीजांड द्वार की, सॉरी क्या लिखा, वापस रिपीट करना बेटा एक बार। बीजांड वृंत की सहायता से अपरा से जुड़े होते हैं, यूं लिखिए, बीजांड वृंत की सहायता से अपरा से जुड़े होते हैं। अपरा से जुड़े होते हैं। चलें आगे। आगे लिखिए, बीजांड वृंत एक पतले छोटे डंठल नुमा संरचना होती है। बीजांड वृंत एक पतले छोटे डंठल नुमा संरचना होती है। पतले छोटे डंठल नुमा संरचना होती है। लिख लिया? बीजांड वृंत क्या होती है? पतले छोटे डंठल नुमा संरचना होती है। ठीक है, ये बीजांड के मुख्य भाग से जिस जगह से जुड़ा होता है वो स्थान क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। तो लिखिए, बीजांड वृंत बीजांड वृंत बीजांड के मुख्य भाग से बीजांड वृंत बीजांड के मुख्य भाग से जिस
जिस स्थल पर जुड़ा होता है, जिस स्थल पर जुड़ा होता है, उसे नाभिक कहते हैं। उसे नाभिक कहते हैं। उसे नाभिक कहते हैं। अर्थात अर्थात नाभिक नाभिक बीजांड व बीजांड व्रंत का, अर्थात नाभिक बीजांड व बीजांड व्रंत का संधि बिंदु है। बीजांड तथा बीजांड व्रंत का संधि बिंदु है। चलें आगे। तो नाभिक के बारे में बता दिया, अब हम चलेंगे अध्यावरण पर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि बीजांड एक अथवा दो आवरणों से घिरा होता है, जिसे अध्यावरण कहते हैं। देखिए आगे, बीजांड एक अथवा दो आवरणों से घिरा होता है, जिसे आवरणों से घिरा होता है, जिसे अध्यावरण कहते हैं। जिसे अध्यावरण कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, अध्यावरण के बारे में बात के बाद किसके बारे में बात कहेंगे अपन? बीजांड द्वार के बारे में। क्या कहेंगे बीजांड द्वार के बारे में? बीजांड का वह भाग जहां अध्यावरण अनुपस्थित होता है, ठीक है, वह स्थल एक छिद्र के रूप में रह जाता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, बीजांड का वह भाग जहां अध्यावरण अनुपस्थित होता है, जहां अध्यावरण अनुपस्थित होता है, वह क्षेत्र वह क्षेत्र एक छिद्र के रूप में रह जाता है। वह क्षेत्र एक छिद्र के रूप में रह जाता है। लिख लिया बेटा? यह छिद्र यह छिद्र बीजांड द्वार कहलाता है। यह छिद्र बीजांड द्वार कहलाता है। यह छिद्र बीजांड द्वार कहलाता है। ठीक है भाई, चलें आगे। अब इधर देखिए, बीजांड द्वार के बाद हम बात करेंगे निभाग या चलाजा की। क्या कहेंगे निभाग या चलाजा के लिए? बीजांड द्वार के ठीक विपरीत बीजांड का भाग निभाग या चेलाजा कहलाता है। या यूं कहें कि बीजांड द्वार से ठीक विपरीत बीजांड का भाग, यही कह लिखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। नहीं तो हम यूं भी लिख सकते हैं, बीजांड का वह भाग जो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत होता है, निभाग या चलाजा कहलाता है। लिखिए जरा, बीजांड द्वार से ठीक विपरीत बीजांड द्वार से ठीक विपरीत बीजांड का भाग बीजांड द्वार से ठीक विपरीत बीजांड का भाग
ठीक विपरीत बीजांड का भाग निभाग कहलाता है। ठीक विपरीत बीजांड का भाग निभाग कहलाता है। जो बीजांड का जो इसके लिए कह रहे हैं निभाग के लिए, जो बीजांड का आधारीय भाग, जो बीजांड का आधारीय भाग होता है, जो बीजांड का आधारीय भाग होता है। ठीक है भाई। हो गया निभाग या चलाजा। अब अंतिम चीज बची है बीजांडकाय। तो बीजांडकाय क्या है? कोशिकाओं का एक समूह है या कोशिकाओं का एक पुंज है जो किससे घिरा हुआ है? अध्यावरणों से घिरा हुआ है। उसे क्या कहते हैं? बीजांडकाय। तो बीजांड का केंद्रीय भाग, ठीक है, जो कोशिकाओं के समूह या पुंज के रूप में रहता है तथा अध्यावरणों से घिरा होता है, उसे बीजांडकाय कहते हैं। तो लिखिए आगे। पैरा चेंज कीजिएगा। अध्यावरणों से घिरा, अध्यावरणों से घिरा, अध्यावरणों से घिरा कोशिकाओं का पुंज, अध्यावरणों से घिरा कोशिकाओं का पुंज बीजांडकाय कहलाता है। बीजांडकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांडकाय कहलाता है। जिसकी कोशिकाओं में, जिसकी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं, जिसकी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो क्लियर है बेटा? मैं इसको मिटा रहा हूं या एक डायग्राम और बनाना है हमें, या फिर यही बता देता हूं? देखो, जब ये बीजांडकाय अपरिपक्व अवस्था वाला बीजांडकाय है, अपरिपक्व अवस्था में जब ये धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है तो यहां पर एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, और इस कोशिका को कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, क्या कहलाती है कोशिका? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनते हैं। देखो, ये गुरु बीजाणु धानी है। क्यों कहा है इसे गुरु बीजाणु धानी? क्योंकि इसके अंदर गुरु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, मान लीजिए ठीक है, ये एक बीजांड है। क्लियर? हाँ, उसकी शक्ल पे मत जाओ। ठीक है, ये बीजांड है। यहां पर ये जो ब्लैक कलर की कोशिका है, मैं वो ब्लू कलर का एरिया नहीं बना रहा, बीजांडकाय नहीं बना रहा, मैं केवल एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना रहा हूं, ये वाली दिख रही? ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु। इन 4 गुरु बीजाणु में से 3 अपभ्रष्ट या नष्ट हो जाते हैं। क्या बने थे भाई? गुरु बीजाणु। किससे बने थे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बने थे यहां अंदर। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और एक आगे चलकर विभाजन करके आकार में बड़ा हो जाता है, और आगे चलकर 8 कोशिकाओं का निर्माण करता है वो एक गुरु बीजाणु। इन 8 कोशिकाओं में से एक बड़े आकार की कोशिका अंड कोशिका होती है। ठीक है,
इसका निर्माण होता है ये संरचना, इसे कहते हैं बेटा भ्रूण कोश। या फिर एक और नाम से जाना जाता है मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, जो कैसे विकसित होगी उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे कल। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बीजांड की संरचना में बात कर रहे हैं, तो यह अपरिपक्व अवस्था है और ये परिपक्व अवस्था है। जब ये परिपक्व होने लगता है तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं 4। उन 4 गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु आगे चलकर ये मादा युग्मकोद्भिद बना देता है। ठीक है, तो परिपक्व अवस्था में बीजांड के अंदर, बीजांड काय में ही, इस ब्लू कलर के एरिया में ही हमें क्या भी मिलने लग जाता है, क्या भी दिखाई देने लगता है, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद भी दिखाई देता है। ठीक है, कब? फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, देन गुरु बीजाणु। ठीक है, देन गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश कैसे बनेगा वो कल बात करेंगे। आज तो हम बस ये बात कर रहे हैं कि परिपक्व अवस्था में बीजांड काय में ही भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद उपस्थित होता है। तो पैरा चेंज करके लिखिए, परिपक्व अवस्था में, परिपक्व अवस्था में बीजांड काय के भीतर, परिपक्व अवस्था में बीजांड काय के भीतर, बीजांड काय के भीतर मादा युग्मकोद्भिद या, मादा युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद या, लिख लिया, परिपक्व अवस्था में बीजांड काय के भीतर ही मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश उपस्थित होता है, भ्रूणकोश उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखो दोनों वर्ड को मैं यहां थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इसे मादा युग्मकोद्भिद क्यों कहा इस पूरी संरचना को? क्योंकि इस पूरी संरचना मादा युग्मकोद्भिद में क्या बनेगा? मादा युग्मक अंड बनेगा। ये मादा युग्मक अंड है और ये पूरा क्या है? मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, इसे हम भ्रूणकोश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भ्रूणकोश? क्योंकि यहीं पर निषेचन होगा इस अंडकोशिका में, और इस अंडकोशिका में निषेचन से भ्रूण बनेगा। ठीक है, तो यहां बनेगा भ्रूण, और ये क्या है? भ्रूण का कमरा, इसलिए ये कहलाया भ्रूणकोश। ठीक है, क्लियर? तो इस पूरी बड़ी संरचना को जिसके अंदर ये युग्मक है, इसे हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। बाद में यही युग्मक भ्रूण बनेगा, इसलिए इस पूरे कोश को हम कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश स्थित होते हैं परिपक्व अवस्था में, बीजांड काय में मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये थी संरचना भाई बीजांड की या गुरु बीजाणु धानी की। ठीक है, गुरु बीजाणु धानी की संरचना के बाद हम बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के विकास के बारे में। और इनका विकास होता है बीजांड काय की एक बड़े आकार की कोशिका, जिसे कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन और 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। उनमें से 3 अपभ्रष्ट हो जाएंगे, एक ही बचेगा। वो एक धीरे धीरे विभाजन, समसूत्री विभाजन करके मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, काफी आज के लिए, थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, कोई डाउट नहीं है? ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा।